MDCAT 2025 प्रिपरेशन सीरीज़ में आज एक नए टेस्ट सीरीज़ को हम शुरू कर रहे हैं और इसमें मैंने फुल कोर्स से एक टेस्ट प्रिपेयर किया है। यहाँ पर फुल कोर्स को मैंने कंसिडर किया है फ़िज़िक्स का, जो अभी MDCAT का ड्राफ्ट अवेलेबल हुआ है, और इसमें एग्जैक्टली जो 30% और 70% का पहले से 30% आ रहा था एप्लीकेशन बेस्ड और 70% आ रहा था रिकॉल बेस्ड, तो उस चीज़ को भी नज़र में रखा है। ठीक है, इसी की तरह मतलब ये फुल कोर्स का एक हम अलहदा से सीरीज़ शुरू करेंगे, फिर फर्स्ट ईयर की अलहदा से, सेकेंड ईयर की अलहदा से, कि आपकी इंडिविजुअल भी एक टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन हो सके। नॉर्मली ये सीक्वेंस जो है चलता है एकेडमीज़ में, यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, तो यहाँ पर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। मेरे साथ आप MCQs को ये भी कर सकते हैं कि जो मैं करवा रहा हूँ, आप MCQ आपके सामने आता है, आप उसको अपने पास नोट करें, सॉल्व करें, वीडियो पॉज करें, और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ आपको उसका आंसर पता चल जाएगा। कुछ का आंसर आपको पहले से ही पता होगा, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको मैं समझा दूँगा, जो एनालिसिस होगी, जो लेफ़्ट राइट पे आपको आइडिया देना होगा। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले ज़ाहिर है मैंने एक दूसरी भी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि 50 MCQs मैंने यहाँ पर इसलिए पिक किए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आया था ई कचहरी के थ्रू, दैट वाज 180। तो ज़ाहिर है उसमें यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 60 हमारे पास बायो के हो जाएं, 50 केमिस्ट्री के हो जाएं, 50 फिज़िक्स के हो जाएं, 16 इंग्लिश के, और 4 जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के, या ये भी हो सकता है कि 14 जो है वो इंग्लिश के हों और 6 जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के हों। इस तरह से टोटल हमारे पास ये 60 + 100 160 बनता है, और ये 1 दैट बिकम्स 20, सो दैट टोटल बिकम्स 180। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं वो आपको अवेलेबल हों। इसी तरह से मैं एक इंजीनियरिंग टेस्ट की भी सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, तो आपके जो दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग में के लिए अप्लाई कर रहे हैं कॉलेजेस के लिए, तो उनके साथ भी ये शेयर कीजिएगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट दी, ये आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पता चल जाना चाहिए है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आया है। दैट इज़ दी फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट मांगा गया है, और ये चैप्टर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे बार बार उस चीज़ के बताने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले जो 35 क्वेश्चन हैं वो मैंने रिकॉल बेस्ड किए हैं, तो ये सारे के सारे रिकॉल बेस्ड ही हैं। हाँ, चैप्टर का मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पिक किया है, और यहाँ पर ज़ाहिर है आपको बहुत सारे को मतलब तकरीबन सबको पता चल गया होगा कि इसका यूनिट जो है वो क्या है, 1 कूलम है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और भी इंफॉर्मेशन आपको बता दूँ। 1 कूलम जो है ये एक बहुत बड़ा चार्ज है, और इस पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स पर ये चार्ज होता है। इसका जवाब आपके पास आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता चलना चाहिए है कि ये जो क्वेश्चन का जवाब हमें मिला, ये कहाँ से मिला। ये मिलता है हमें Q = NE से। तो इसमें अगर आप Q की जगह 1 कूलम लगा दें, E की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा दें 1.6 × 10⁻19 कूलम, और अगर आप n को मालूम करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following quantity is a scalar quantity? तो velocity, force, acceleration, speed। obviously यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा आया हुआ है, और स्पीड आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आपको पता हो कि ये सारे के सारे क्या हैं, वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं।
और ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि ये फोर्स एंड मोशन से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मूला फॉर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज, क्या क्या फार्मूले दिए गए हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन थीटा, एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसमें जाहिर है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द ऑप्शन बी, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो नॉर्मली अगर आप इसको पता हो तो ये इसको इस तरह से लिखा जाता है। जहाँ तक फोर्स और वेलोसिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए है कि फोर्स और वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वर्क नहीं बल्कि पावर मिलती है। ठीक है, तो चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए हैं। वर्क एंड पावर के जो चैप्टर से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8, 10, 9.6 और 8.9। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 है। नॉर्मली आप न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज़ करते हैं, बट दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो हमारे पास क्या है, 9.8। Then we have the next question that the resistance of conductor depends upon length and cross-sectional area, length and temperature, cross-sectional area and temperature, length, cross-sectional area and temperature। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन है वो सारे का सारा उसमें ऑप्शन ठीक है। क्यों? क्योंकि लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, टेम्परेचर भी है। तो आपके पास यही क्वेश्चन भी है रो एल बाई ए, जिसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ भी एक मिलती है, डेल्टा आर इज़ इक्वल टू एल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से आपको ये देखिए चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये दोनों चीज़ें, अब आप देखें ना कि अगर आप ए को करेक्ट करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर मिसिंग है, यहाँ पर एरिया मिसिंग है सेकंड में, थर्ड में अगेन लेंथ मिसिंग है, फोर्थ में आपके पास सारे ऑप्शंस ठीक हैं। तो इस वजह से आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन डी जो है वो उसको करेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। कभी कभी जल्दी में हम इस तरह से कर लेते हैं कि पहले ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, बट इन दैट केस डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर से ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया है। द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो मैं इक्वेशन लिख दूँ, आपको खुद से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आप देखें, मास ऑफ द बॉब नहीं है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, लेकिन इस केस में नॉर्मल केसेस में हम किस चीज़ को लेते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, और टाइम पीरियड की कैलकुलेशन में भी जी को एज ए कांस्टेंट लिया गया है। तो इस वजह से द ओनली थिंग विच इज़ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन इज लेंथ। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इस लिहाज से बी हो जाएगा, दैट विल बी द मोस्ट प्रिसाइज आंसर। ठीक है, और ये आपको पता चल चुका होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के 7 चैप्टर से ये टॉपिक पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, न्यूटन, जूल, वॉट। तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें ये चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि कभी कभी आपके पास ऐसे भी जवाब आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका अगर हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ की गई है, ठीक है, ये सारी की सारी गलत है। ठीक है, ज़ाहिर है मैंने जब इसको रिटन किया है तो उसमें ये वर्ड में कन्वर्ट उसमें लिखने की वजह से इसने इसको कैपिटल कर दिया है। अदरवाइज इट शुड बी रिटन एज हर्ट्ज, न्यूटन, जूल और वॉट। अब मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन करने वाला हूँ वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपको यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी जाती और ये ऑप्शन भी होता, साथ में
ये भी होता, फिर उसके साथ ये भी होता, और फिर आखिरी ऑप्शन होता ऑल ऑफ दी अबव। तो ये अब आपको फंसाने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि आप करते ऑल ऑफ दी अबव को करेक्ट, और करेक्ट ऑप्शन क्या था? ये वाला और ये वाला। तो ज़ाहिर है ये वाला तो गलत है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें एच कैपिटल लिखा गया है, और यूनिट को जब आप किसी साइंटिस्ट के नाम पर होगा तो उसको पूरा नाम लिखते वक्त आप उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि या तो इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन में फिर ए एंड बी होगा, तो फिर आपके पास ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है आपने। ये भी चैप्टर 8 वेव्स वाले से पिक किया गया है, वेव्स वाले में भी आप डाल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले में भी। अगला क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर से पिक किया गया है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और किसके बारे में? एंट्रोपी के इंक्रीज के बारे में। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। ठीक है, तो अब वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू तकरीबन क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत है। अब आ गया मुकाबला किसका? इन 3 चीज़ों का। इसमें एक गैस है, एक लिक्विड है, और एक सॉलिड है, और हमें पता है दैट V इज इक्वल टू E बाई रो या गैमा P बाई रो। तो खैर इसकी स्पेसिफिक एयर के लिए इक्वेशन है, लेकिन E बाई रो के मुताबिक सॉलिड्स में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सो इस वजह से यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टील होगा, और ये भी वही वेव्स वाले चैप्टर से पिक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। The law that states V is inversely proportional to P at constant temperature for gas is। जाहिर है ये भी थर्मोडायनामिक्स के साथ भी लिंक करता है, और चैप्टर 8 में भी इसकी थोड़ी आपको झलक नज़र आती है। सो दैट इज चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गॉस-लॉज़ाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, सो इसका करेक्ट आपके पास ऑप्शन है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, दैट इज बॉयल्स लॉ। और इसको आपके सामने इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेट्स से P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और आपको याद होगा कि ये P1V1 इज इक्वल टू P2V2 न्यूटन ने यूज़ किया था किसके लिए? साउंड की स्पीड को मालूम करने के लिए, थ्योरेटिकली। ठीक है, सो ही टुक दी बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज 0, मैक्सिमम, कांस्टेंट एंड इन्फिनिट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है? वो उसका जवाब आपके पास है 0 और नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। और ये आपको कहाँ से मिलता है? गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन से। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, और इस वजह से वहाँ पर कांस्टेंट पोटेंशियल होगा आपके पास। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो अगर E की वैल्यू 0 है तो डेल्टा V आपके पास 0 होगा, लेकिन डेल्टा V के 0 होने का मतलब ये नहीं है कि V 0 है। ठीक है, बल्कि V कांस्टेंट है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, वेबर, एम्पियर एंड ओहम। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? वेबर है। इसी तरह से द वेव इक्वेशन रिलेट्स फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यस, यू आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रॉपर्टी of a material to oppose the flow of current is called conductance, resistance, capacitance, inductance। resistance oppose के को अगर उल्टा कर दें, फेवर करना, तो फेवर में कौन सी चीज़ होगी? कंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रेजिस्टेंस का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इसका चैप्टर है। ओके जी, न्यूक्लियर फिजिक्स।
The half-life of a radioactive substance is the time taken for complete decay, half the initial number of nuclei to decay, twice the initial number of nuclei to decay, and decay rate becomes 0. तो इसमें आपके पास क्या है, दैट ये वो टाइम है हाफ लाइफ जिसमें इनिशियल नंबर के हाफ जो हैं वो क्या होते हैं, डीके करते हैं. तो आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट विल बी ऑप्शन बी. The number of protons in the nucleus is atomic mass, atomic number, mass number, isotopic number, that is the atomic number. और ये आपके पास कहाँ से आ गया, इसको आप रिलेट कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से भी और एटॉमिक स्पेक्ट्रा से भी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वहाँ पर भी अवेलेबल है. The displacement in simple harmonic motion is given by x is equal to a sin omega t, x is equal to a cos omega t, x is equal to a sin omega t plus phi and all of the above. अब यहाँ पर आप देखें, ये भी आपके पास करेक्ट है क्योंकि ये साइन वेव दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये उसमें फर्स्ट दो में फेस की वैल्यू 0 थी, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा था, फिर उसने फेस की वैल्यू डाल दी. तो इस तरह से सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे. और इसमें ए बी सी गलत है. क्यों? क्योंकि जब सारे ठीक है तो मैं ए को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है बी और सी भी ठीक है. सो इस वजह से यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ए बी या सी में से किसी को भी ठीक करेंगे, सो दैट विल बी टेकन एज रॉन्ग. द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी. The acceleration of an object moving in a circle is directed tangentially, radially outward, radially inward along velocity vector. So acceleration of an object moving in a circle. So they are talking about the centripetal acceleration. You need to draw it. Yes, I will draw it for you. अब आप देखें ये सर्कल है, इसमें सेंट्रिपेटल फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर होगी इधर, और इसी डायरेक्शन में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. और ये जी कौन सी डायरेक्शन है, ये टेंजेंट है. ठीक है. सो अगर ये वेलोसिटी है तो सेंट्रिपेटल फोर्स और एक्सेलरेशन उसके क्या होंगे, नॉर्मल होंगे. ठीक है. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी रेडियली इनवर्ड. ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान एंगल क्या है, तो वो क्या आपको होगा, राइट एंगल या 90 डिग्री. ये सर्कुलर चैप्टर 5 से ये पिक किया गया है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन. द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, हेनरी, वेबर, टेस्ला. एग्जैक्टली आपको याद है, गुड, वेरी गुड. तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या है, फैराड. दैट इज ऑप्शन ए. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पिक किया गया है. The boiling point of water at normal atmospheric pressure is 100, 90, 80, 110 डिग्री सेंटीग्रेड. सिंपल सी बात है, 100. यहाँ पर यह चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस फर्स्ट टेस्ट में मैंने ज़रा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या रखा हुआ है, ख़ास तौर पर जो रिकॉल बेस्ड है वो उसमें वैसे भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद भी आसान रखा हुआ है. थोड़े से अगले सीरीज़ में फिर हम क्या करेंगे कि इसको डिफ़िकल्ट की तरफ लेकर जाते जाएंगे ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो. द पावर कंज्यूम्ड एट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ गिवन बाई P इज इक्वल टू V बाई आई, I बाई V, V प्लस I. तो आपके पास VI करेक्ट ऑप्शन है. इसी के साथ I²R या V² बाई R भी आप से पूछा जा सकता है, वो भी इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी. Okay. Question number 22. The phenomena of splitting of white light into a component color is called reflection, refraction, dispersion, diffraction. कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? White light को component colors में क्या होगा? Dispersion. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए है. This is about wave. तो wave में थोड़ी बहुत आपको जनरल इंफॉर्मेशन भी क्लियर होनी चाहिए है. The SI unit of pressure is Pascal, Newton, Joule, Watt. और यहाँ पर आप देखें
जो वो यूनिट्स लिखे गए हैं अगेन उसी फॉर्मेट में लिखे गए हैं, एंड ऑल दीज आर रॉन्ग। वाई? बिकॉज अगर पैस्कल को मैंने पूरा लिखना है तो उसमें P स्मॉल होना चाहिए है, एन में एन, न्यूटन में एन स्मॉल होना चाहिए, जूल में जे, और डब्ल्यू वॉट में डब्ल्यू। ठीक है, बट इन केस चूँकि यहाँ पर बात हो रही है प्रेशर की, तो उसमें आपके पास बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है, पास्कल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज 0, यूनिफॉर्म एंड along the axis. थर्ड ऑप्शन इज वेरीज along length perpendicular to the axis. तो ये जो सोलेनॉइड होता है इस तरह का, उसमें जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये हमें एम्पियर्स लॉ के थ्रू भी इसकी कैलकुलेशन का पता चलता है। सो इस तरह से ये यूनिफॉर्म होता है और उसके अलॉन्ग दी एक्सिस, क्योंकि यही इसके एक्सिस की डायरेक्शन है। सो आपके पास यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। देन वी कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 25, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड लैम्डा वेलोसिटी इज। तो ये अब आपके पास पहले किसी दूसरे तरह से ये क्वेश्चन किया गया था, अभी दूसरी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, और इसमें कभी कभी अगर आपको उलझन होती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के थ्रू चेक कर सकते हैं दैट विच इक्वेशन इज द करेक्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इस इक्वेशन को ठीक कंसिडर भी करता हूँ, V इज इक्वल टू एफ आई लैम्डा, तो आप देखें फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो ये हो जाएगा 1/सेकंड, और लैम्डा ऑलरेडी डोमिनेटर में है तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड। इसको मैं अगर ठीक करूँगा तो मीटर पर सेकंड। सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। Question number 26, the equation of for the displacement current in the Maxwell's equations is. Intentionally I have taken this question from chapter 15, although it is out of the syllabus till now, but कुछ पता नहीं चलता फाइनल सिलेबस का। Maxwell's equation chapter 15 से मैंने क्वेश्चन पिक किया है, and that is actually जो displacement current है that is dE by dt, the variation of electric field, ये वाली। The law stating that heat lost is equal to heat gained in an isolated system is zeroth law, first law, second law, law of conservation of energy. So heat lost is equal to heat gained. तो ये बेसिकली क्या है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, दैट इज नॉट द सेकंड zeroth law। और ये क्यों है इस तरह से? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू द हीट गेन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में और कोई चीज़ नहीं हो रही। सो इस वजह से अगर दो सिस्टम रखे हुए हैं ए और बी, तो जाहिर है अगर ए लॉस करेगा तो बी उसके मुकाबले में क्या करेगा, गेन करेगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 28 इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, कूलम, एम्पियर, ओहम। सो ये आपके पास क्या होगा, वोल्ट होगा। इसके इक्विवेलेंट भी अगेन वो जो पहला वर्ड लिखने वाला इशू है वो आपके सामने आ रहा है, लेकिन वोल्ट का आपका इक्विवेलेंट भी पता होना चाहिए है, दैट इज जूल पर कूलम। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड के बजाय सेंटीमीटर में जवाब दिया गया तो थोड़ा सा आपने सोच समझ कर ऑप्शन पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 30, द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज angle of incidence is less than critical angle, angle of incidence is greater than critical angle, angle of refraction is greater than critical angle, and angle of refraction is 90 degree. So critical angle condition for total internal reflection क्या है कि angle of incidence critical angle से बड़ा हो। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी मैंने इंटेंशनली ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से डाला हुआ है। ठीक है, और इस तरह की गलतियां आपको पता है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमडी कैट में, तो थोड़ा सा आपने आपको प्रिपेयर रखें ताकि फिर बाद में कंप्लेंट ज़्यादा ना हो। ओके, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, हीट ट्रांसफ़र। तो आपके पास हीट ट्रांसफ़र जब ज़ीरो होगी तभी वो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर होगा। यहाँ पर बाकी भी मैं बता दूँ, आइसोकोरिक,
वॉल्यूम के लिए, और आइसोथर्मल टेम्परेचर के लिए, और आइसोबैरिक प्रेशर के लिए। मतलब आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर ज़ीरो। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला, वेबर, जूल, एम्पियर। अगेन कैपिटलाइजेशन वाला इशू स्टिल जारी है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपके पास क्या है? टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड की जगह एक और टर्म भी आपको यहाँ पर बताई जा सकती थी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये भी वही चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड ही है और इसका यूनिट टेस्ला है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ एंड डेंसिटी, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम एंड मास। अब आप देखें यहाँ पर वो टेम्परेचर वाला पॉइंट नहीं है, यह उसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन है, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। The energy stored in a capacitor is given by half CV square, CV, half MV square, QV। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? हाफ CV square है, ठीक है। The latent heat of fusion is the heat required to convert solid to liquid at melting point, convert liquid to gas at boiling point, increase temperature of a substance, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज। तो उसमें अब आपके पास क्या चीज़ होगी? कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड एट अ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। लिक्विड टू गैस है तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आते हैं थोड़े से तगड़े क्वेश्चंस की तरफ, एप्लीकेशन बेस्ड की तरफ। ये भी इतने मुश्किल मैंने नहीं रखे, स्टिल दे आर इजी। पहला क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास m 5 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? यू कैन कैलकुलेट इट। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मेंशन कर दें। सिंपल सा फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट? सो आपके पास इसका भी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए है। 12 वोल्ट और 4 ओहम, आपको पता होगा कौन सा लॉ यूज़ करना है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप मेंशन कर सकते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग एट 350-40 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ये है, ये भी आप खुद चेक कर लें, ठीक है, सिंपल है। अ गैस occupies volume 4 liters at pressure 2 atmosphere. What will be the volume if the pressure changes 1 atmosphere एट कांस्टेंट टेम्परेचर? सो देखें, कांस्टेंट टेम्परेचर आइडिया आपको दे दिया, क्या है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। P1 कितना है? 4 लीटर, और प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद है 1 एटमॉस्फेयर, और V2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या बन जाएगा? 8 लीटर। जवाब आपके पास आ गया। अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 12 वोल्ट, व्हाट इज द चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इन इट? तो अभी आप देखें, आपको पहले इक्वेशन मिली थी, उसी को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज़ आएगी? हाफ CV स्क्वायर। क्या? तो ये आपके पास जो जवाब आएगा उसको आप देख सकते हैं कि एनर्जी की इक्वेशन है हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की जगह 5 × 10⁻⁻6 और 12। यू कैन कैलकुलेट द आंसर। What is the resistance of a wire of length 2 meter, area this, resistivity 0.7 × 10⁻⁻8 ohm meter, R is equal to rho L by A। कैलकुलेट कर लें, जवाब मेंशन कर लें फिर कमेंट्स में। The focal length of a lens is 20 centimeter. What is the power of the lens? Again this question I have put। हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स से लिया गया है, लेकिन कुछ कोर्सेज में हेयर पेयर है, तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने बोर्ड के लिहाज से। और इसमें आप देख सकते हैं
कि जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ पावर इज़ इक्वल टू, चूँकि ये सेंटीमीटर है तो नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो मीटर का होता है, सो 100/f हो जाएगा और इसमें आप फोकल लेंथ की वैल्यू डाल दें, ठीक है, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 5D। सो 5 diopter आपके पास इसका जवाब आएगा। An object moves in a simple harmonic motion with an amplitude 5, frequency 2 Hz. What is the maximum velocity? Maximum velocity के लिए फार्मूला क्या है? ओमेगा एक्स नॉट। एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? 5 है और फ्रीक्वेंसी है 2। लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, 5 की जगह आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि ये ओमेगा डायरेक्टली एफ नहीं है, बल्कि ये किसके बराबर है? 2πf के बराबर है। सो एक्स नॉट की जगह आपने फिर क्या लगाना है? 5 नहीं बल्कि 0.05। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। जवाब फिर मेंशन कर दें कमेंट सेक्शन में। A wire carrying a current of 5 ampere is placed in a magnetic field of 0.2 Tesla. The length of wire is 0.3 meter and the angle between them is 90 degree. फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स आपके पास सिंपल सी बात है, BIL sin थीटा के बराबर है। sin 90 तो हो जाएगा जनाब नॉट 0 बल्कि 1। बाकी वैल्यूज आप लगा दें, मेंशन कर दें सोल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में। A sound wave travels through air at 340 meter per second and has a wavelength of 1.7 meter. What is the frequency? Frequency is equal to V by lambda. You can easily calculate it. Calculate the potential difference across a resistor of 10 ohm, 3 ampere. V is equal to IR. ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। A block is placed on an inclined plane at angle of 30 degree. What is the acceleration of the block sliding down? इग्नोर फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन हटा दें, जी की वैल्यू दी हुई है। तो अब आपके पास क्या होने वाला है? जवाब आपके पास आएगा A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। और ये कहाँ से मिला? ये आपको मिलेगा MA इज इक्वल टू mg साइन थीटा। सो ये mm कैंसिल हो जाएगा, A आपके पास जी साइन थीटा के बराबर आएगा। लेकिन ये बेसिकली मिलता कैसे है? ये देखें, ये आपके पास ये वाला स्लाइडिंग है, तो यहाँ पर वेट पड़ा हुआ है, ये इसके वेट की डायरेक्शन है। इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल होगा। ये वाला कंपोनेंट जो है ये इसका साइन कंपोनेंट होगा, बिकॉज ये थीटा के अपोजिट है, परपेंडिकुलर। सो दैट विल बी mg साइन थीटा। इस mg साइन थीटा को मैं ma के साथ कंपेयर इक्वेट कर दूंगा एंड देन आई विल गेट ag साइन थीटा। g की वैल्यू गिवन है, थीटा भी गिवन है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 48, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज अप्रॉक्सिमेटली। सो ये आपके पास कैसे मालूम होगी? 48 में E इज इक्वल टू 1240। ये आपके पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन है E इज इक्वल टू HF है, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं HC बाई लेमडा। तो आप देखें लेमडा की वैल्यू यहाँ पर लगा लें और C और H ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आपको E की वैल्यू मालूम हो सकती है। यह भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन वी कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49। अ वेव हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.05 मीटर, फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? A इज इक्वल टू 2πf, मतलब बेसिकली ओमेगा स्क्वायर x नॉट, ठीक है। तो वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 2πf स्क्वायर के बराबर है। और x नॉट, तो f की वैल्यू आपके पास 50 है और एम्पलीट्यूड 0.05 है। सॉल्व कर लें इसको, और कैलकुलेटर के बगैर आपको आसानी से यहाँ पर फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी 49, लेकिन आपने ये खुद सॉल्व करना है। आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव ए मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 4 hours. What fraction remains after 12 hours? तो ज़ाहिर है 4
8 और 12, मतलब क्या हुआ, सिंपल सा हिसाब है, 3 हाफ लाइव्स गुजर गए। जब 3 हाफ लाइव्स गुजर गए तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 1/2 पहले के बाद होगी, फिर उसके बाद 1/4 होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, 1/8 होगी। तो इस तरह से ये बजाएगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ये वाला तरीका आपको मुश्किल लगता है, सो 1/2 रेज़ टू पावर n, n इज़ द नंबर ऑफ लाइव्स। तो हाँ, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हो गए 3, तो आप यहाँ पर 3 लगा दें, आपको जवाब 1/8 मिल जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट वन। सो आई होप सो ये जो प्रैक्टिस है ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ख़ुद भी और कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs इस एग्ज़ाम से पहले हम कर सकें, जिसमें आप फिर एक्सेल भी कर सकें। दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके स्पेशल MCQs टेस्ट में इस तरह बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।